साल 1996। ब्राजील का एक छोटा सा शहर अटाला। ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है। ये शहर ब्राजील के पश्चिमी अमेज़न में पेरू बॉर्डर के बिल्कुल पास बसा हुआ है। यहां से आगे का इलाका वेल्डो जवारी के नाम से जाना जाता है। ये जंगल का वो हिस्सा है जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है, और इसी घने अंधेरे साए में रहती है दुनिया की सबसे खूनखार और खतरनाक आदिवासी जनजाति कोरुबो। ये वो लोग हैं जिनके लिए बाहरी दुनिया का कोई मतलब नहीं, और जो भी इनके इलाके में गया वो कभी वापस लौटकर अपनी कहानी नहीं सुना पाया। इसीलिए सरकार ने यहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। तारीख थी 26 अक्टूबर 1996। दो सोशलिस्ट दोस्त थे, 35 साल का मैटियो और एलिस। दोनों के सिर पर समाज सेवा का जुनून सवार था। उनका मानना था कि जंगल में छिपे ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं और उन्हें आज की दुनिया से जोड़ना जरूरी है। इसी पागलपन में उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। उन्होंने तय किया कि वे चोरी छिपे बिना किसी परमिशन के उस प्रतिबंधित जंगल में घुसेंगे। रात के 8 बजे थे, खूब अंधेरा था। फॉरेस्ट गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए मैटियो और एलिस ने जंगल की सरहद पार कर ली। उनकी पीठ पर बैग थे जिनमें सूखी रोटियां, पानी, एक कैमरा, टॉर्च और एक मजबूत रस्सी थी। हाथ में एक नक्शा था और वे पेड़ों पर चाकू से निशान बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्लान के मुताबिक उन्हें गार्ड ऑफिस से 35 किलोमीटर अंदर जाना था। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, जंगल की आवाज़ें बदल रही थीं। झींगरों की आवाज़ अब किसी सायरन जैसी लग रही थी। डर के मारे उनके गले सूख रहे थे, लेकिन पैर रुक नहीं रहे थे। करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि रात में चलना मौत को दावत देने जैसा है। उन्होंने एक विशालकाय पेड़ चुना और उस पर चढ़ गए। सुबह की पहली किरण के साथ वे नीचे उतरे। माटियो आगे था, हाथ में डंडा लिए झाड़ियों को हटाता हुआ। एलिस उसके पीछे। अचानक एलिस ने दूरबीन आंखों से लगाई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। झाड़ियों के बीच उसे कुछ झोपड़ियां दिखाई दी, बहुत अजीब तरीके से बनी हुई। वे समझ गए कि वे कोरुबो आदिवासियों के इलाके के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। एक गलत कदम और खेल खत्म। उन्होंने तुरंत एक बड़ा और घना पेड़ ढूंढा जिसकी पत्तियां उन्हें पूरी तरह छिपा सकें। उनका प्लान था कि वहीं छिपकर रात होने का इंतजार करेंगे और दूरबीन से उन आदिवासियों की हर हरकत पर नजर रखेंगे। वे देखना चाहते थे कि ये लोग रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं और इनका व्यवहार कैसा है। सूरज ढलने लगा। जंगल फिर से अपने डरावने रूप में आने लगा, लेकिन उनकी नजरें उन झोपड़ियों से नहीं हट रही थीं। वे जानते थे कि अब जो भी होगा वो खतरनाक होगा, पर जिज्ञासा ने उनके डर को दबा रखा था। वे बस मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पूरी रात उन्होंने उसी पेड़ पर जागकर गुजारी। सुबह होते ही जब सूरज की रोशनी फैली, माटियो ने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। वो अकेला नीचे उतरा। हाथ में एक किताब थी जिसमें बाहरी दुनिया की तस्वीरें थीं और दूसरे हाथ में दोस्ती के तौर पर देने के लिए थोड़ा खाना। एलिस का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने रोकने की कोशिश की, पर माटियो ने उसे ऊपर ही रहने का इशारा किया। वो धीरे धीरे, बहुत संभलकर आदिवासियों की बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। उसकी सांसें अटकी हुई थीं। तभी अचानक एक आदिवासी की नज़र माटियो पर पड़ी। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और देखते ही देखते वहां कई आदिवासी जमा हो गए। उनके हाथ में तीर कमान और बड़े बड़े डंडे थे। वे माटियो को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकार सामने आ गया हो। माटियो डरा नहीं, या शायद उसने डर छिपा लिया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा। एलिस ऊपर से दूरबीन लगाकर सब देख रही थी। तभी एक आदिवासी महिला, शायद कबीले में ऊंचा दर्जा रखने वाली, माटियो के पास आई और गुस्से में चिल्लाने लगी। माटियो उनकी भाषा नहीं समझ पाया। उसने किताब निकाली और तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन उस महिला ने किताब को हाथ मारकर गिरा दिया और माटियो को जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाता, कुछ आदिवासी पुरुष आए और उसे जानवरों की तरह दबोच लिया। वे उसे घसीटते हुए अपनी बस्ती के अंदर ले गए। माटियो की चीखें जंगल में कहीं दबकर रह गईं। एलिस सब देख रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। कुछ देर बाद माटियो दिखना बंद हो गया, क्योंकि वे उसे झोपड़ियों के पीछे ले गए थे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन माटियो का कोई पता नहीं चला। एलिस के आंसू सूख चुके थे। उसके दिमाग में डरावने ख्याल दौड़ रहे थे। तभी उसकी नजर कुछ हलचल पर पड़ी। कुछ आदिवासी अपने कंधों पर एक लंबा बांस उठाकर ला रहे थे,
जैसे किसी मरे हुए जानवर को। दूरबीन लगाकर उसने देखा और उसकी सांसें रुक गईं। उस बांस से किसी इंसान के हाथ पैर बंधे हुए थे। आदिवासी उसे बस्ती से थोड़ी दूर कचरे की तरह फेंक कर चले गए। एलिस तुरंत नीचे उतरी, पागलों की तरह भागी। पास जाकर जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। वो माटियो था, उसका दोस्त, जिसे बेरहमी से मार दिया गया था। एलिस घुटनों पर गिर पड़ी, अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर वो यहां एक पल और रुकी तो उसका भी यही हाल होगा। आंखों में बचे आंसू पोंछकर वो उठी और भागना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा फिर छा गया। जंगल और भी डरावना लगने लगा। झाड़ियां और कांटे उसके कपड़ों और त्वचा को फाड़ रहे थे। पूरी रात वो किसी साए की तरह भागती रही। भूख, प्यास और थकान ने उसे तोड़ दिया। उसे मतिभ्रम होने लगा। आखिरकार उसका शरीर जवाब दे गया। वो एक नदी किनारे गिरकर बेहोश हो गई। अगली सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर गश्ती पर थे। उन्होंने एक लड़की को बेहोश पाया। वो एलिस थी। उसे स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। होश आने पर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कांपते होठों से पूरी खौफनाक कहानी सुना दी। गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंधित इलाके में घुसने के लिए उसे सजा भी मिली। मार्टियो और एलिस की कहानी अमेज़न के काले इतिहास का बस एक पन्ना है। अमेज़न जंगल में ऐसे हजारों किस्से दफन हैं। ऐसी खौफनाक घटनाएं जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी और आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है।